हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्नेशिया क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक 90 मीटर लंबी ट्रेन 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड में एक पुल को पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी है। यानी कि 90 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल 15 मीटर पर सेकेंड है और 15 सेकेंड में एक पुल को पार कर लेती है। तो हमें बताना है कि ट्रेन जिस पुल को पार करती है उसकी लंबाई कितनी है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे मान लीजिए कि एक पुल है जिसे हम पी से डिनोट कर रहे हैं, और एक यहाँ पे टी है, जिस ट्रेन है जिसे हम टी से डिनोट कर रहे हैं। अब यदि मान लीजिए कि इस पुल की जो लंबाई है एक्स है और ट्रेन की लंबाई वाई है, तो यदि ये ट्रेन टी जो ट्रेन है इस पुल को पार करेगी, तो इस पुल को पार करने के दौरान ट्रेन के द्वारा चली गई जो कुल दूरी हो जाती है, इसे हम अपेक्षिक दूरी या रिलेटिव डिस्टेंस कहते हैं। यो पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर यानी कि x प्लस वाई हो जाती है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड में पुल को पार कर लेती है। तो हम ये निकाल सकते हैं कि ट्रेन के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। दूरी यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू चाल, चाल यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड जो प्रश्न में दिया गया है, और समय 15 सेकेंड जो कि ये भी प्रश्न में दिया गया है। तो इस प्रकार यदि 15 गुणे 15 करें तो 225 मीटर की दूरी हमारे सामने आती है। यानी कि जब ट्रेन पुल को पार करती है तो उस दौरान वो 225 मीटर की दूरी तय करती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 225 मीटर हमें मिला है, इसमें ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों ही सम्मिलित रूप से निहित है। यदि हमें केवल पुल की लंबाई निकालनी होगी, यानी पुल की लंबाई निकालनी होगी, तो हमें क्या करना होगा कि ट्रेन की लंबाई जो कि 90 मीटर है उसे माइनस करना होगा 225 मीटर में से। तो हम 225 मीटर में से 90 मीटर जो कि ट्रेन की लंबाई है उसे माइनस कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलता है 5 में से 0 गया तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 12 में से 9 गया तो 3, और यहाँ पे 135 मीटर मिलता है जो कि पुल की लंबाई है। जो 135 मीटर मिला है ये पुल की लंबाई है जिस पुल को ट्रेन पार करती है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा कितना, 135 मीटर। और यदि ऑप्शन में देखें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 135 मीटर। ठीक है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक आदमी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे चलता है और समान दूरी पर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आता है, तो दौड़ने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। लेकिन प्रश्न ये है कि एक आदमी है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में एक दूरी को तय करता है। एक आदमी है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे में कोई दूरी है उसे तय करता है। अब वो क्या करता है कि समान दूरी यानी कि जब उधर से वहां पहुंच जाता है तो सेम उसी दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ कर आता है, तब उसके द्वारा समय कितना लगेगा। मान लीजिए कि ए से बी तक, ये ए से बी तक के बीच की दूरी वो आदमी तय कर रहा है, और जाते समय क्या हो रहा है, यहाँ जाते समय 4 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी गति होती है और उसे समय कितना लगता है, तो 3 घंटे का समय लग रहा है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और 3 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ से हम वो दूरी निकाल सकते हैं जिस दूरी को व्यक्ति तय कर रहा है। तो हम जानते हैं कि दूरी इक्वल टू चाल इन गुणे समय होता है। तो यहाँ पे हमारी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 3 घंटे का लग रहा है, यानी कि 12 किलोमीटर की दूरी है जिसे वह व्यक्ति तय कर रहा है। अब प्रश्न में आगे कहा गया है कि वह व्यक्ति उसी दूरी को यानी कि समान दूरी को, यानी ये जो 12 किलोमीटर की दूरी हमें मिली है ए से बी के बीच, जो ए से बी के बीच 12 किलोमीटर की दूरी मिली है, उसी दूरी को वापस वो दौड़ कर तय करता है। और दौड़ कर तय करता है कितना, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो हमें बताना है कि उसे दौड़ कर तय करने में कुल समय कितना लगेगा। तो समय यहाँ पर टी इजकल टू हो जाता है डिस्टेंस बटे स्पीड यानी कि भी। तो हमें डिस्टेंस कितना 12 किलोमीटर तय करना है, क्योंकि 12 ए से बी तक की दूरी 12 किलोमीटर है, और उसकी चाल कितनी हो जा रही है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो तय कर रहा है। तो यहाँ पे हमें 3 बटे
4 इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा, और 3/4 को यदि हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें 45 मिनट हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45 मिनट। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राम और रहीम एक दूसरे से 680 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड और 15 मीटर पर सेकेंड की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितने समय बाद वो मिल जाएंगे। यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पे राम है, यहाँ पे राम है और यहाँ पे रहीम रहीम खड़े हैं, और इनके बीच की दूरी 680 मीटर की है। यहाँ पे प्रश्न में आगे बोला गया है कि 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे क्रमशः बोला गया है, यानी कि राम 10 मीटर पर सेकेंड और रहीम 15 मीटर पर सेकेंड। तो राम क्या करते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड की ओर से गति करते हैं, और रहीम क्या करता है 15 मीटर पर सेकेंड 15 मीटर पर सेकेंड की गति की चाल से गति करते हैं, और दोनों एक दूसरे की ओर जाते हैं, यानी दोनों की दिशा विपरीत होती है। तो हमें बताना है कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो आपको बता दें कि जब दो व्यक्ति या कोई दो वाहन जब एक की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है, तो यहाँ पे हमें जो चाल होता है उसे जोड़ना होता है, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे S1 और प्लस S2 हो जाएगा। तो हमारी कुल दूरी कितनी है, 680 मीटर की दूरी है, और यहाँ पे चाल कितना हो जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड राम की और 15 मीटर प्रति सेकेंड रहीम की, यानी कि 10 और 15 25 मीटर पर सेकेंड हमारी क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगी। यहाँ से हमें t इक्वल टू मिल जाएगा कितना, तो t इक्वल टू यदि हम 25 से इसको, यदि हम इसको 5 से काटें तो 5 5 से 25, 5 जगह में 5, 5 3 15 और 5 6 का 30, यानी कि 136/5। यदि हम इसको और सॉल्व करें तो 5 जगह में 5, यानी 5 दूनी 10, 5 7 35 से 5 दूनी 10, यानी कि 27.2 सेकेंड का समय लग जाएगा। यानी कि 680 मीटर की दूरी जो राम और रहीम के बीच है, यदि राम 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से और रहीम 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़े, तो 27.2 सेकेंड में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हम ऑप्शन में देखें तो हमारा आंसर को ऑप्शन डी 27.2 सही हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकेंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है, एक विद्युत खंभे को 8 सेकेंड में पार करती है, यानी कि 8 सेकेंड में एक विद्युत खंभे को पार करती है। यदि एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की हमें लंबाई बताना है। तो आपको बता दें कि जब कोई ट्रेन या फिर कोई भी वाहन जब किसी खंभे को या किसी पॉइंट को पार करता है, तो उस दौरान वह स्वयं की दूरी को ही तय करता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक खंभा है और यहाँ से एक ट्रेन इस खंभे को पार कर रही है। यदि इस ट्रेन की लंबाई x मीटर है, तो इस खंभे को पार करने के दौरान ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो x मीटर ही होगी, क्योंकि वो स्वयं की दूरी को ही पार करती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन जब एक खंभे को पार करती है तो 8 सेकेंड का समय लगता है। यानी खंभे को पार करते समय वो 250 मीटर यानी खुद की दूरी को तय करती है, उसे समय कितना लगता है, तो 8 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्पीड हो जाएगा 250 मीटर जो कि दूरी, और इसके समय कितना लग रहा है, 8 सेकेंड का समय लग रहा है। तो इस प्रकार उसकी जो ट्रेन की चाल हो जाएगी 250/8 मीटर। ट्रेन की जो चाल हो जाएगी 250/8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आगे कहा गया है प्रश्न में, यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड का समय लगता है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो जैसा कि हमने अभी प्रश्न में पढ़ा कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या फिर किसी पुल को पार करती है, तो उस दौरान उसके द्वारा चली गई दूरी उस प्लेटफॉर्म और पुल की लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई के योग के बराबर होता है। तब आगे दिया गया है कि 250 मीटर की जो लंबी ट्रेन है वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, और इसे 20 सेकेंड का समय लगता है।
20 सेकेंड का समय लगता है, तो हमें बताना है कि इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो हमें यहाँ पर ट्रेन के द्वारा प्लेटफॉर्म को पार करते समय कितनी दूरी तय कर रही है वो हम निकाल सकते हैं। तो हमें ट्रेन की चाल पता है कि 250/8 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे समय लग रहा है 20 सेकेंड का। तो यहाँ से हमें दूरी निकल जाएगी। हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, और यदि हम 2 से यहाँ काटें तो कितना हो जाएगा 250, तो ये 125 हो जाएगा। यानी कि 125 गुणे 5 कितना मिल रहा है हमें, 125 और गुणे 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे हो 625 मीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये निकल कर आ रहा है कि यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो टोटल 625 मीटर की दूरी तय करती है। तो हमें बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या पुल को पार करती है तो उस दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म के या पुल की लंबाई के योग के बराबर होता है। तो ये जो 625 मीटर हमें मिला है, इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है और ट्रेन की लंबाई भी है। क्योंकि ट्रेन की जो लंबाई है कितना है, 250 मीटर है। तो यदि हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना हो तो हमें 250 मीटर ट्रेन की लंबाई को माइनस करना होगा। तो माइनस करने के बाद हमें जो मिलेगा वही हमारी प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी। तो यदि 225 मीटर में से हम अपने ट्रेन की लंबाई 250 मीटर माइनस कर दें तो हमें कितना यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 5 में से 0 गया 5, फिर यहाँ 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पे बच जाएगा 5, 5 में से कितना गया 2 गया तो 3, यानी कि 375 मीटर हमें मिल जाएगा। तो प्लेटफॉर्म जो हमारे प्लेटफॉर्म की लंबाई मिल जा रही है वो कितना 375 मीटर मिल जा रही है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम ऑप्शन में देखें तो हमारा आंसर कितना सही हो जाएगा, तो 375 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 375 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए आगे अब प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंभे को पार करने में लगने वाला समय कितना होगा। जैसा कि हमने अभी पिछले प्रश्न में ही पढ़ा कि जब कोई भी रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो इसका मतलब कि वो स्वयं की दूरी को ही पार करती है या स्वयं की दूरी को ही तय करती है। तो यहाँ पे 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील है, और जब खंभे को पार करेगी यानी कि 180 मीटर की दूरी वो तय करेगी। तो हमें बताना है कि समय कितना लगने वाला है। तो समय t इजिकल टू हो जाता है कुल समय t इजिकल टू हो जाता है कुल दूरी, जो कि 180 मीटर है, और दूरी बटे चाल यानी कि 160 किलोमीटर पर घंटा। यदि किलोमीटर पर घंटा को हम मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहें तो हमें 5/18 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमें यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 18 क्या हो जाएगा, पलट कर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 18 यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो हम 18 को यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या है, 18 गुने 18, यानी कि 18 गुने 18 बटे 16 गुने 5 यहाँ पे हमें मिल रहा है। 16 गुने 5, 16 गुने 5 मिल रहा है। यदि और इसको हम सॉल्व करें तो 18 का 324 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर 324 हो जाता है, बटे 16 पचे 80 हो जाता है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें 4.05 सेकेंड का समय मिल रहा, जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि कार बी कार ए से दोगुनी रफ्तार से दौड़ती है। यदि कार ए 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की रफ्तार कितनी है। यहाँ पे दिया गया है कि दो कार है, एक ए है एक बी है। यदि इनकी स्पीड की बात की जाए, यानी कार ए की और कार बी की स्पीड की बात की जाए, तो कार बी की स्पीड तो कार ए से दोगुनी रफ्तार से, यहाँ पे बोला कि कार बी जो है कार ए से दोगुनी। यदि कार ए की रफ्तार 1 है तो कार बी की रफ्तार कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में बोला गया कि कार बी कार ए से दोगुनी रफ्तार से गतिशील है। यहाँ पे यदि आगे दिया गया है कि ए 2 घंटे में, जो कि कार ए है 2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ पे कार ए के बारे में दिया गया है कि कार ए क्या करती है, 2 घंटे में कितना, तो 90
किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 1 घंटे में कितना तय करेगी? तो 45 किलोमीटर, 1 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी ही कार की स्पीड हो जाती है। तो यहाँ पे कार ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कार ए की जो स्पीड हो जाएगी 45 किलोमीटर किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। जो कि यहाँ रेशियो में दिया गया है, यहाँ रेशियो में कार ए की चाल कितनी है? 1 है, और इस 1 कितने कितने के बराबर है? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है। तो कार बी की रेशियो में जो चाल है 2 है। यदि 1 का वैल्यू 45 किलोमीटर पर घंटा है तो रेशियो 2 का जो वैल्यू हो जाएगा 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वह आधे रास्ते में पहुंचने के बाद अपनी गति को दोगुना कर लेता है। वह 5 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? यहाँ पे प्रश्न ये है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो ए से चलना शुरू करता है और उसे बी तक जाना होता है, लेकिन वहाँ एक मध्य बिंदु ए से बी के बीच की दूरी, मान लीजिए कि कोई मध्य बिंदु सी है, ये वहाँ तक जाता है तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है आधे दूरी तक। तो हम मानते हैं कि ए से बी के बीच की कोई दूरी है जिसकी बीच में एक मिड पॉइंट जो है ये सी है। यहाँ से यहाँ की जो ये दूरी और ये दूरी इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो आधी दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और बाकी जो आधी दूरी बची हुई है उसमें क्या करता है कि अपनी चाल को बढ़ा लेता है और 6 किलोमीटर यानी कि दोगुनी कर लेता है। इसका मतलब कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेता है। तो अब हमें बताना है कि वह दूरी कितनी है, और इस प्रकार वह 5 घंटे चलता है, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आधी दूरी और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाकी आधी दूरी को तय करता है, और टोटल उसे समय लगता है 5 घंटा। तो हमें बताना है कि वह दूरी कितनी है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे चाल का अनुपात क्या हो जा रहा है? यदि हम स्पीड का अनुपात देखें तो ये 3 से 6 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? पहले 3 था, अब बाकी आधी दूरी चलने में उसे 6 कर ले रहा है। तो हमें समय का जो अनुपात हो जाएगा वो 6 से 3 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ये इक्वल है, यानी कि बराबर है। ये आधी दूरी ये है और आधी दूरी ये है। तो डिस्टेंस यदि ये x है तो ये भी x ही होना चाहिए। जब डिस्टेंस इक्वल होता है तो हम जानते हैं कि जो हमारा टाइम होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो चाल के यानी कि भी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो इसलिए यदि हमारी स्पीड 3 से 6 हो जा रही है तो हमारा लगने वाला समय कितना हो जाएगा? 6 से 3 हो जाएगा। यदि इसमें रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना? 2:3 का रेशियो हो जाएगा। तो हम इसे इरेज करके लिख देते हैं यहाँ पे 2:1 का रेशियो हो जाएगा। यानी कि रेशियो में टोटल समय कितना लग रहा है? तो 3 का समय लग रहा है, जो 5 घंटे के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में कि कुल समय उसे 5 घंटा लग रहा है। तो रेशियो में 3 और घंटे में 5 घंटे के बराबर है। यदि 3 रेशियो, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं इरेज, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो अब यहाँ पे 3 रेशियो 5 घंटे के बराबर है। तो रेशियो 1 कितने घंटे के बराबर हो जाएगा? तो 5/3 घंटे के बराबर हो जाएगा। और रेशियो 2 कितने घंटे का बराबर हो जाएगा? तो ये 5 दूनी 10/3 के बराबर हो जाएगा। तब हमें यहाँ से दूरी निकालनी है कि दूरी कितनी है। यहाँ पे देखिए जब रेशियो 1 है, यानी कि जब उसे 1 समय लग रहा है, तो 1 समय कब लग रहा है? जब ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है तो इसे 1 रेशियो में 1 समय लग रहा है। तो हम यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? चाल इंटू समय। तो यहाँ पे रेशियो में 1 समय कब लग रहा है? जब इसकी चाल 6 होती है तो 1 समय लगता है, और 1 समय का वैल्यू कितना? 5/3 है। तो हम यदि डिस्टेंस निकालें तो चाल यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है 5/3। तो इस प्रकार से यदि 3 इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 यानी कि 10 किलोमीटर हमें यहाँ से निकल कर दूरी आ जाएगा। क्योंकि यहाँ से ये जो दूरी है
यहाँ से ये जो दूरी 10 किलोमीटर है और ये आधी दूरी है और ये आधी दूरी है, यानी ये जो दूरी होगी ये 10 किलोमीटर के बराबर ही होगी। यदि टोटल दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारी टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 20 किलोमीटर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ऑप्शन में देखें तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 20 किलोमीटर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि एक्स और वाई की गति का अनुपात 2:3 है। 3 घंटे में वाई 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो एक्स की गति कितनी है। तो यहाँ पे एक्स है और एक वाई है और इनके स्पीड का अनुपात हमें दिया गया है कि 2:3 का अनुपात है। यहाँ पे वाई के बारे में इंफॉर्मेशन आगे है कि ये 3 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हम वाई की गति आराम से निकाल सकते हैं। ये क्या करता है कि 360 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 3 घंटे में तय करता है। तो स्पीड इजकल टू क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी 360 किलोमीटर है और समय लग रहा है 3 घंटा। तो ये जो वाई की स्पीड हो जाएगी 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6 और 3 × 0 = 0, यानी कि किलो मीटर पर सेकंड, 120 किलोमीटर पर सेकंड वाई की स्पीड हो जाएगी। चूंकि रेशियो में वाई की स्पीड 3 है और इसी 3 की वैल्यू 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक रेशियो का 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 1 का वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें यहाँ बताना है कि एक्स की चाल कितनी है। तो एक्स की चाल रेशियो में 2 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। जो हमारी यही आंसर हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि रेशियो 1 का वैल्यू 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो रेशियो 2 की वैल्यू 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में हम देखें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा अगला प्रश्न है कि कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार बी उसी समय कार ए से 60 किलोमीटर की कम दूरी तय करती है, तो कार बी की चाल कितनी है। यानी प्रश्न ये है कि कार ए है जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 6 घंटे में कोई दूरी तय करती है, तो कार ए के द्वारा तय की गई दूरी हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। क्योंकि कार ए के द्वारा तय की गई दूरी हम यहाँ से निकालें तो 80 किलोमीटर इसकी चाल है और ये 6 घंटे में क्या करती है, इसको तय करती है। तो 8 × 48 यानी कि 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है कौन, कार ए। अब यहाँ पे बोला गया है कि उतने ही समय में, यानी कितने समय में, तो 6 घंटे, क्योंकि 6 घंटा कार ए ले रही है तो कार बी उसी समय में यानी कि उतने ही समय में तय कर रही है, यानी कि 6 घंटे में ही तय कर रही है कितना, 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। किससे, 20 ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। तो हमें बताना है कि कार बी की गति कितनी है। 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है 6 घंटे में। और प्रश्न में कहा गया कि उतने ही समय में यानी कि 6 घंटे में ही कार बी जो है कार कार बी जो है 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है ए से, यानी 60 किलोमीटर हम माइनस कर दें तो 420 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है कौन, कार बी। और समय ले रही है कितना, 6 घंटे का समय ले रही है, क्योंकि समय दिया गया है कि उतने ही समय में तय कर रही है। यहाँ से कार बी की जो चाल हो जाएगी 6×7 = 42 और यानी कि 70 किलोमीटर पर घंटा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन में हम देखें तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा का है, ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है कि एक आदमी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। यदि उसने गति में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की होती तो वह उतनी ही समय में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर सकता था। तो तय की गई दूरी कितनी है, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वह तय कर रहा है, कुछ दूरी है जो तय कर रहा है और कुछ निश्चित समय में कोई दूरी तय कर रहा है। आगे प्रश्न में कहा गया कि यदि वह अपनी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता तो उतने समय में ही 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय करता, यानी पहले जितना वो दूरी तय कर रहा था उससे ज़्यादा 80 किलोमीटर, पहले जितना दूरी तय कर रहा है उससे 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी वो तय कर पाता, लेकिन समय वही रहता, यानी समय टी ही रहता, इक्वल ही रहता। तो हमें बताना है कि प्रारंभिक दूरी कितनी है जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से तय कर रहा था। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि वह
16 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी चाल बढ़ाता है तो कितना दूरी तय कर पाएगा? तो 80 किलोमीटर अधिक प्लस अधिक किलो, यानी कि पहले जो दूरी तय कर पा रहा था उससे 80 किलोमीटर ज़्यादा वो दूरी तय कर पा रहा है। कब? जब वह अपनी चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, यानी कि हर घंटे वो 16 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा। तो कितना घंटा चलेगा कि वो 80 किलोमीटर ज़्यादा चलेगा? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम 5 घंटा, प्रत्येक घंटे यदि 16 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, यदि वह 5 घंटा तक चलते रहे तो 80 किलोमीटर ज़्यादा चल दूरी तय करेगा। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि वो जो व्यक्ति है टोटल 5 घंटे की यात्रा करता है, जिसमें वह यदि प्रत्येक घंटे 16 किलोमीटर ज़्यादा चलता है तो इस प्रकार वह 5 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर सकता है। तो 5 घंटे में वह कितना दूरी तय कर पाएगा, क्योंकि उसकी प्रारंभिक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और उसे समय लगेगा 5 घंटा, यानी 40 पचे 200 किलोमीटर की दूरी थी जिसे वह तय कर रहा था। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 किलोमीटर। तो आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वीडियो पसंद ना आए तो भी डिसलाइक जरूर करना और एक कमेंट जरूर छोड़ना, ताकि हम अपने अगले वीडियो में आपकी बातों पर अमल करें और बेहतर से बेहतर अपने रिजल्ट देने की कोशिश करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।